एक कहावत है कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर से जब डर खत्म हो जाता है तो फिर वो किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है और आगे चल कर के कुछ ऐसा कर देता है जिसका शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर का एक इलाका पड़ता है अरमापुर, और इसी अरमापुर इलाके का रहने वाला संतोष निषाद। संतोष जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। संतोष की पत्नी का नाम है गुड़िया। गुड़िया जिसकी उम्र है 32 साल। संतोष के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां। संतोष जो ड्राइवरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 28 नवंबर 2018 के रात्रि के वक्त। दरअसल 28 नवंबर को संतोष को नाइट की ड्यूटी होती है, इसीलिए करीब 8 बजे के आसपास अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही सुबह होती है, करीब 5 बजे के आसपास संतोष अपने घर पे पहुंचता है। उस वक्त संतोष की पत्नी और तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। संतोष जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। गुड़िया को जब दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके तीनों बच्चे भी उठ जाते हैं। इधर संतोष का बड़ा बेटा कृष्णा, जिसकी उम्र 8 साल है, जब अपने माँ को पीटते हुए देखता है, वो काफ़ी तेज़ी से अपने घर से बाहर निकलता है और अपने ही पड़ोस की रहने वाली रेखा निषाद के पास जाता है और जाकर कहता है कि दरअसल पापा मम्मी की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं, आप जल्दी से मेरे घर चलो। रेखा जैसे ही इधर संतोष के घर के अंदर पहुंचती है, देखती है कि संतोष अपनी पत्नी को लहूलुहान कर चुका है। लेकिन इससे पहले कि रेखा कुछ कर पाती, संतोष अपने घर के अंदर से एक फावड़ा उठा कर लाता है और उसी फावड़े से अपनी पत्नी के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से गुड़िया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। गुड़िया की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से संतोष वहाँ से भागता नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी की ही डेड बॉडी के पास बैठकर चीख चीख करके रोने लगता है। रेखा जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और फिर इस बारे में रेखा से पूछताछ करती है। रेखा सारी बात पुलिस को बता देती है। रेखा पुलिस वालों से कहती है कि दरअसल गुड़िया की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के पति संतोष ने किया है और मैं यहाँ पे खुद मौजूद थी। रेखा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस रेखा के तहरीर पे पुलिस सबसे पहले गुड़िया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर संतोष को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर संतोष से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन संतोष जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले। संतोष के पिता का नाम है कल्लू निषाद। कल्लू निषाद जो बनारसी के बड़गांव का रहने वाले हैं। कल्लू निषाद के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी। सबसे छोटा बेटा है संतोष। कल्लू के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कल्लू अपने सारे बच्चों की शादी भी कर देता है। कल्लू जो खुद किसानी का तो काम करता ही है, उसके बच्चे भी अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाते हैं। कल्लू अपने छोटे बेटे संतोष की शादी गुड़िया से करता है। गुड़िया के पिता का नाम है रघुवीर निषाद, जो जिला गाजीपुर सुहावन के रहने वाले हैं। गुड़िया जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। संतोष जब गुड़िया से शादी कर अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। लेकिन संतोष उस वक्त भी अपने पिता के साथ खेती किसानी का ही काम करता है। इधर कल्लू जैसे ही अपने सारे बच्चों की शादी कर देते हैं, कल्लू के सारे बच्चे अलग हो जाते हैं। कल्लू निषाद भी बड़ी ईमानदारी से अपनी पूरी ज़मीन की बंटवारा अपने बच्चों में बराबरी का कर देते हैं। इधर संतोष को जो ज़मीन का हिस्सा मिलता है, उससे खेती करके अपने पत्नी के साथ गुजारा तो कर लेता है, पर धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार कल्लू के 3 बच्चे हो जाते हैं। कल्लू के बच्चे जैसे इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद से कल्लू का घर परिवार चला पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए गुड़िया एक दिन अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अब ये खेती किसानी का काम छोड़ दो, तुम शहर में जाकर कोई नौकरी करो। गुड़िया जब इस तरह की सुझाव अपने पति को देती है, संतोष को भी अपनी पत्नी की सुझाव पसंद आ जाता है और फिर उसके बाद संतोष एक नौकरी की तलाश में कानपुर में आ जाता है
थोड़ी मुशक्क़त करने के बाद उसे ड्राइवरी की नौकरी मिल जाती है और फिर इसी कानपुर के अरमापुर इलाके में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं से अपनी नौकरी करने लगता है। बीच बीच में कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे भी आता है। पर जैसे ही ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, एक बार जब अपने घर पे जाता है, गुड़िया फिर से अपने पति को समझाते हुए कहती है कि बच्चे यहाँ पे रहकर बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि तुम मुझे और बच्चों को अपने साथ लेकर के चलो, ताकि वहाँ पे हम बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिला करा सकें। जब इस तरह की सुझाव देती है, उसके बाद से संतोष अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ही लेकर के कानपुर में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद इसी अरमापुर इलाके में एक सरकारी स्कूल में अपने तीनों बच्चों की दाखिला भी करा देता है। जब पैसे कमाता अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करने लगता है। संतोष जब ड्राइवरी की नौकरी करता है, इसी दरमियान संतोष की मुलाकात राजू से होती है। राजू जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो रतनपुर में रहता है। वैसे तो राजू इटावा के सुहावल गांव का रहने वाला है। राजू के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। राजू के 2 भाई भी हैं, लेकिन राजू के अपने भाइयों से नहीं पड़ता है, इसीलिए राजू कानपुर में आकर के अपनी नौकरी करता है और अकेले ही किराए का कमरा लेकर रहता है। इधर संतोष और राजू की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन संतोष राजू से कहता है कि मेरा बेटा कृष्णा का जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें मेरे घर पे आना होगा। राजू जब संतोष के घर पे जाता है और पहली बार जब उसकी पत्नी गुड़िया को देखता है, तो गुड़िया की खूबसूरती देख उसे देखते ही रह जाता है। दरअसल राजू पहली बार में ही गुड़िया को पसंद कर लेता है। हालांकि गुड़िया उससे उम्र में लगभग 10 साल बड़ी थी, लेकिन राजू जैसे ही गुड़िया को पसंद कर लेता है, उसके बाद से अब अक्सर संतोष के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। चूँकि राजू और गुड़िया के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसलिए दोनों हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक में ही राजू गुड़िया को कुछ ऐसी बातें कह देता है, जिसे सुनने के बाद गुड़िया को भी समझने में देर नहीं लगता है कि राजू उससे चाहता क्या है। दरअसल कहीं ना कहीं इधर गुड़िया भी राजू को पसंद करने लगती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार राजू और गुड़िया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। राजू और गुड़िया के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से राजू गुड़िया से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी संतोष को कभी नहीं मालूम चलता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार कहीं ना कहीं संतोष के पड़ोसियों को शक हो जाता है और एक दिन संतोष से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे ही दोस्त राजू के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें कहते हैं, संतोष जाकर तुरंत ही इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत करता है। लेकिन गुड़िया भी अपनी तिरिया चरित्र का खेल दिखाते हुए अपने पति से कहती है कि दरअसल पड़ोस वाले हमारी खुशहाल ज़िंदगी से जल रहे हैं। मेरा राजू के साथ में कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है, बल्कि राजू जब हमारे घर पे आता है, हमारे बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर आता है, यही खुशी पड़ोसियों को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़िया जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, संतोष भी अपनी पत्नी की बातों में नहीं आ जाता है, बल्कि अपनी पत्नी के बातों पे भरोसा भी कर लेता है। लेकिन उसके बाद से अब गुड़िया सतर्क रहना शुरू कर देती है। जब भी राजू को अपने घर पे बुलाती है, अब अपने घर के पीछे के दरवाजे से बुलाती है और अपने ही घर में दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन राजू गुड़िया से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है और दोनों कमरे के अंदर एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं। उसी वक्त संतोष घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, राजू वहां से फरार हो जाता है, लेकिन संतोष अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और तब संतोष को यकीन होता है कि पड़ोसी जो कह रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे। राजू इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही एक फैसला करता है और अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को हमेशा के लिए गांव पे भेज देता है। इधर गुड़िया जब गांव में आ जाती है, उसके बाद से राजू और गुड़िया का कभी मुलाकात ही नहीं हो पाता है, लेकिन बावजूद इसके दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से अक्सर बातचीत करते हैं। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों की जुदाई कभी बर्दाश्त ही नहीं हो पाती है। गुड़िया राजू के ऊपर दबाव डालने लगती है कि तुम कैसे भी करके मेरे पति से बात करो और हमें वहाँ पे बुलवाओ। इधर राजू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो संतोष से कैसे बातचीत करे, लेकिन गुड़िया जब बार बार राजू के ऊपर दबाव डालने लगती है, एक दिन राजू जा कर के संतोष से मुलाकात करता है और सीधे उसका पैर पकड़ लेता है और उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि जो भी मुझसे गलती हुई है उसे माफ़ कर दो, लेकिन हमारी दोस्ती ना टूटने दो। लेकिन राजू जब इस तरह की बात करता है, बावजूद इसके संतोष को राजू के बातों पे यकीन नहीं होता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन संतोष की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। संतोष की जब तबीयत खराब हो जाती है,
राजू ही उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाता है, राजू उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, भाभी को तुम यहाँ पर बुला लो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जब इस तरह की बातें कहता है, संतोष को भी लगता है कि शायद राजू ठीक कह रहा है। इसीलिए संतोष अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे कहता है कि बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ जाओ। जैसे इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर गुड़िया इस प्रकार से खुश हो जाती है कि तुरंत ही अपने बच्चों को तैयार करती है और फिर अपने पति के पास पहुंच जाती है। इधर संतोष जब ठीक हो जाता है, जब अपने घर पे जाता है, कुछ दिन के बाद फिर से अपनी नौकरी पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन भले ही इधर राजू ने अपने दोस्त से वादा कर लिया था, पर गुड़िया जैसे ही कानपुर में पहुंच जाती है, राजू अपना वादा तोड़ देता है। दरअसल गुड़िया जैसे ही अपने पति के पास पहुंचती है, फिर से दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 28 नवंबर 2018 को रात्रि के वक्त संतोष अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। इधर संतोष जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, गुड़िया तुरंत ही राजू के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा पति नाइट की ड्यूटी पे गया है, तुम मेरे घर पे आ सकते हो, हम पूरी रात मौज करेंगे। जैसे ही अपने घर पे बुलाने की बात कहती है, सुनकर राजू भी एकदम से खुश हो जाता है। इधर संतोष जैसे ही अपने घर से निकलता है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद राजू संतोष के घर पे पहुंच जाता है। जब घर पे पहुंचता है, इधर गुड़िया अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद दूसरे कमरे में ले जाकर सुला देती है और राजू को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। चूँकि दोनों को मुलाकात किए हुए कई महीने गुजर चुका था, रात्रि के वक्त दोनों अपने प्यार में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि समय का मालूम ही नहीं चलता है। और जैसे ही सुबह 5 बज जाती है, इधर रात्रि के वक्त ही संतोष की जब तबीयत फिर से बिगड़ना शुरू हो जाती है, करीब 5 बजे के आसपास संतोष अपने घर पे पहुंच जाता है। जब संतोष घर पे पहुंचता है, उस वक्त उसकी पत्नी और तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। संतोष जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। इधर गुड़िया की जैसे ही नींद खुलती है और अपने पति की आवाज़ सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके कमरे में राजू भी मौजूद था। डरते डरते जैसे ही कमरा खोलती है, इधर राजू जब अपने सामने संतोष को देखता है, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन संतोष जैसे ही अपने सामने राजू को देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। गुड़िया को जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिस वजह से उसको तीनों बच्चे भी जाग जाते हैं। गुड़िया का बड़ा बेटा कृष्णा जब अपनी माँ को पीटते हुए देखता है, वो काफ़ी तेज़ी से अपने घर से बाहर निकलता है और पड़ोसन रेखा से जा कर के सारी बात बताता है। रेखा जब संतोष के घर के अंदर एंट्री करती है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, संतोष अपने ही घर के अंदर से एक फावड़ा उठा कर लाता है और गुस्से में ही अपनी पत्नी के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से गुड़िया की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में संतोष जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, तो पुलिस वालों से ये भी कहता है कि साहब, मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे अपने किए पे कोई अफसोस नहीं है। जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। पर फिर भी संतोष ने अपराध किया था, इसीलिए पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर संतोष के तीनों बच्चों को उसके नाना नानी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है रोसिफ अंसारी। रोसिफ अंसारी जो सेलाकुई देहरादून के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो बेगूसराय बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं दोनों व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।